नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चेन्नई के मरीना बीच पर राजकीय सम्मान के साथ जयललिता का अंतिम संस्कार। एनजी रामचंद्रन की समाधि के पास दफनाया गया पार्थिव शरीर। जनमन की अम्मा के आखिरी सफर पर उमड़ा जनसैलाब। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राहुल गांधी और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। पनीर सेल्वम के हाथ तमिलनाडु की कमान। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार। जितनी जनता को उतनी ही फिल्म जगत को भी प्यारी थी अम्मा। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान ने निधन पर जताया शोक। कल उर्जित सस्ते कर्ज का दे सकते हैं तोहफा। आवास पोल में दरें 4.5% घटने की उम्मीद। पॉलिसी से पहले बाजार में रही सुस्ती। नोटबंदी ने तोड़ी दाल के जमाखोरों की कमर। थोक के बाद खुदरा में भी जल्द कीमतें कम होने की उम्मीद। नए साल से डाकघरों में भी बनेंगे पासपोर्ट। सरकार ने 6 शहरों से शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट। नागपुर में अब डीजल से नहीं एथेनॉल से चलेंगी बसें। ग्रीन बस सर्विस की शुरुआत। तमिलनाडु में आज मातम पसरा है। जयललिता यानी अम्मा चली गई हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ चेन्नई के मरीना बीच पर राजनीतिक गुरु एमजीआर की समाधि के ठीक पास में ही उन्हें दफनाया गया। राजाजी हॉल से मरीना बीच के आखिरी सफर पर सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने भी नम आंखों से उन्हें विदाई दी। जयललिता का जाना सिर्फ एक मुख्यमंत्री की अंतिम यात्रा नहीं, बल्कि सियासत के एक पूरे युग का अंत जैसा है। अम्मा चली गई। तमिलनाडु ही नहीं, पूरे देश ने अम्मा को खो दिया है। मरीना बीच पर उनके राजनीतिक गुरु एमजीआर की समाधि के करीब ही उन्हें दफनाया गया। अम्मा को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों के आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजाजी हॉल से लेकर मरीना बीच तक की 3 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में घंटों लग गए। हर कोई चाहता था कि यात्रा कभी खत्म ही ना हो, ताकि वो अपनी नेता का दीदार करते रहें। आज के दौर में किसी नेता के लिए जनता का इस कदर प्यार बहुत मुश्किल है। सुबह राजाजी हॉल में जयललिता का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और इसके बाद जयललिता को विदाई देने वालों का तांता लग गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के तमाम नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। She is a fighter until the last moment. She fought. वो महिला सशक्तिकरण की भारत में प्रतीक थी। And she was the people's chief minister. नेता थे, लीडर थे, साहसी। भारत की पॉलिटिक्स में एक आइकन के रूप में वही मर्जो कराई। इनका निधन ये देश के राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। जयललिता के उत्तराधिकारी ओ पनीर सेल्वम ने सीएम का पद संभाल लिया है, लेकिन अम्मा की जगह लेना बहुत मुश्किल होगा। जयललिता ऐसी नेता के तौर पर जानी जाएंगी जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी झुकी नहीं, घबराई नहीं, डटी रही और आम लोगों के दिल में बस गई।
तो पूरा देश इस करिश्माई नेता को याद कर रहा है। CNBC आवाज भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। कर्नाटक के मांड्या में जन्म लेने वाली जयललिता ने 2 साल की उम्र में ही पिता को खो दिया था। उनकी मां संध्या अभिनेत्री थी और छोटे मोटे किरदार निभाकर गुजारा करती थी। 15 साल की उम्र में जयललिता ने भी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। जल्द ही उनकी मुलाकात तमिल फिल्मों के सुपरस्टार MG रामचंद्रन से हुई, जो राज्य की सियासत पर छाने के बाद जयललिता के सियासी गुरु बने। 1982 में MGR की पार्टी अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम में शामिल होने के बाद 1991 में पहली मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर किसी सपने के सच होने जैसा है। 1996 में जयललिता मुसीबत में फंस गईं जब उनके विरोधी करुणानिधि ने उन्हें हरा दिया और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले खुल गए। कलर टीवी सेटों की खरीद के मामले में 1996 में उन्हें पहली बार जेल भी जाना पड़ा। 1996 में शुरू हुए आय से अधिक संपत्ति के तमाम मामले उन्हें अगले 20 साल तक परेशान करते रहे। साल 2014 में जयललिता को 21 दिन के लिए जेल जाना पड़ा। अगले ही साल चुनाव में भारी जनादेश हासिल कर उन्होंने आलोचकों की जुबान बंद कर दी। तमिलनाडु में MGR के बाद लगातार 2 बार चुनाव जीतने वाली वो दूसरी नेता बन गई। उनके राज्य में तमिलनाडु जनता पर मुफ्त तोहफे लुटाने वाले राज्य में बदल गया। गरीबों की मदद करने के लिए राज्य ने मुफ्त टीवी, साइकिल, सस्ते खाने परोसने वाली अम्मा कैंटीन, अम्मा मेडिकल शॉप तक शुरू किया। ऐसे नेता के जाने के बाद तमिलनाडु की सियासत पहले जैसी कभी नहीं रह पाएगी। जयललिता, इस नाम के बिना ना तो तमिल राजनीति पूरी हो सकती और ना ही तमिल सिनेमा। जयललिता शुरू से ही एक कामयाब वकील बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें पहले फिल्मों और फिर राजनीति में धकेल दिया गया। आइए डालते हैं उनके फिल्मी सफर पर एक नजर। जयललिता राजनीति में आने से पहले साउथ की फिल्मों का एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। न सिर्फ तमिल बल्कि तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और एक अंग्रेजी की 140 फिल्में उनके नाम हैं। शम्मी कपूर जयललिता के पसंदीदा स्टार हुआ करते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक हिंदी फिल्म में काम करने का मौका मिला, वो भी धर्मेंद्र के साथ। रुक जा जरा इधर को चला, मैं सद पे तेरे पे बाबू रे बाबू रे बाबू रे बाबू रे बाबू रे बाबू रे। मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। वो मेरी को स्टार थी, फिल्म इज्जत में मेरे साथ थी और करीब 1.5 महीना हम लोग वहां रहे कुल्लू मनाली में। तो हर लम्हा एक खूबसूरत लम्हा था। वो यादें गुजरने के बाद एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम गई मेरे। एक अभिनेत्री की बेटी जया शास्त्रीय नृत्य संगीत में बचपन से पारंगत थी और महज 13 साल की उम्र में ही एक एक्टर की गैर हाजिरी ने उन्हें फिल्म के पर्दे पर आने का मौका दे दिया। उसके बाद जया ने कभी पलटकर नहीं देखा। उन्हें राजनीति के गलियारों तक पहुंचाने वाले सुपरस्टार MG रामचंद्रन ने भी उनके साथ 28 फिल्में की। उस दौर के तमाम सुपरस्टार्स शिवाजी गणेशन, जयशंकर, राजकुमार, NT रामाराव और MG रामचंद्रन ने जयललिता के साथ ऐसी फिल्मों में काम करना स्वीकार किया जो नायिका पर आधारित थी। राजनीति में भी जयललिता ने इसी नायकत्व की बदौलत तमिल जनमानस पर अमिट छाप छोड़ी। राजनीति और अभिनय की धुरंधर जयललिता शास्त्रीय संगीत में भी पारंगत थी और उन्हें हिंदी गाने काफी पसंद थे। सिमी ग्रेवाल के साथ इंटरव्यू के दौरान जयललिता ने एक हिंदी गाना गुनगुनाया भी था। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां, कहता है दिल और मचलता है दिल मेरे
साजन ले चल मुझे तारों के पास, लगता नहीं है दिल यहाँ। फिल्म में थी तो दर्शकों की अपार भीड़ जुटती थी। सियासत में आई तो रैलियों से लेकर वोट देने के लिए लोग जत्थों में आते थे। आज भी ये सिलसिला जारी रहा। हाल के इतिहास में किसी की अंतिम यात्रा में इतने आंसू बहे हों, इतने इंसान जुटे हों, याद नहीं आता। 21वीं सदी की सियासी स्लेट पर ऐसी तस्वीर, ऐसी तकदीर शायद ही किसी सियासतदान की हो। आज किसी नेता की यात्रा या अंतिम यात्रा में इतने लोग जुटे, सच नहीं लगता। किसी नेता के लिए आम आदमी इस तरह रोए, अब ऐसा कम ही देखने को मिलता है। चेन्नई के राजाजी हॉल से लेकर मरीना बीच तक पसरे इस जन समुद्र की हर लहर पर एक ही नाम सवार था, अम्मा अम्मा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अम्मा, AIADMK की अम्मा, राज्य के आम आदमी की अम्मा। अम्मा चली गई, लगा जैसे अपने घर का कोई चला गया। सस्ता अनाज, लैपटॉप, टीवी तो कई नेताओं ने दिया, लेकिन अम्मा ने जैसे दिल को छू लिया। ऐसा शायद किसी ने नहीं किया। जब सिनेमा में थी, सुपरस्टार थी, सियासत में आई तो और बड़ी सुपरस्टार बन गई। अम्मा अपने बच्चों को छोड़ गई, लेकिन दिलों में अमर रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बाजार की नजरें कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी पर टिकी हुई हैं। आरबीआई की पॉलिसी और नोटबंदी को लेकर सीएनबीसी आवाज ने बैंकर्स पोल कराया है। पोल में शामिल 75% बैंकर्स का मानना है कि रिजर्व बैंक दरों में 0.25% की कटौती करेगा। वहीं 25% लोगों का मानना है कि दरों में 0.5% की कमी आएगी। वहीं ज्यादातर लोगों का मानना है कि रिजर्व बैंक दिसंबर 2017 तक दरों में 0.5% तक की कटौती कर सकता है। पोल में शामिल ज्यादातर बैंकर्स का मानना है कि इस पॉलिसी के बाद बैंक भी कर सस्ता करेंगे। नोटबंदी से महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, इस पर 75% लोगों का मानना है कि इससे कीमतों पर लगाम लगेगी, जबकि 25% लोगों का कहना है कि नोटबंदी से महंगाई पर असर नहीं होगा। नोटबंदी के कारण कंपनियों की ग्रोथ पर क्या असर होगा, इस पर सभी लोगों का मानना है कि लंबी अवधि में कंपनियों की ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी के एक दिन पहले बाजार में आज थोड़ी घबराहट दिखी। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार की शुरुआत तो अच्छी हुई थी और निफ्टी भी 8,200 के करीब पहुंचा था, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव आया। एफएमसीजी शेयरों ने बाजार में सबसे ज्यादा दबाव बनाया। ऑटो एमएनसी शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा। वहीं एनर्जी, मेटल और बैंक शेयरों में हल्की खरीदारी रही। कारोबार के आखिर में निफ्टी 14, सेंसेक्स 44 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। टाटा सन्स और साइरस मिस्त्री के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आज फिर दोनों पक्षों में तू मैं हुई। पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारी संवाददाता निधि राय। निधि, आज दोनों पक्षों ने फिर एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, क्या कहा है आज? जी विपिन जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो अभी लड़ाई चल रही है, ये वाद विवाद से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अब एक स्टेटमेंट इधर से आता है, दूसरा इधर से आता है। तो आज मिस्त्री जी ने ये कहा कि टाटा सन्स ने जितने भी उनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। उनका कभी भी ऐसी उनकी कोई भी अभी मंशा कभी नहीं थी कि वो टाटा की जो कंपनीज हैं उसका कंट्रोल ले लें अपने अंदर। और वो हमेशा से ये कहना चाह रहे हैं कि इस समय जिस परिस्थिति में टाटा कंपनीज पहुंच चुकी है या पूरा टाटा ग्रुप पहुंच चुका है, वो काफी मुश्किल परिस्थिति है। इसलिए उन्होंने शेयर होल्डर्स को लेटर लिखा और उनसे बात करने की कोशिश की। अगर हम टाटा सन्स की बात करें तो टाटा सन्स का ये कहना है कि साइरस मिस्त्री ने खुद के बनाए हुए जो नियम कानून थे वो सारे तोड़ दिए हैं। और आगे चल के उन्होंने ये भी बोला कि जो गाइडलाइंस दी गई थी उन्हें एज ए डायरेक्टर, एज ए चेयरपर्सन, उन्होंने उसका उल्लंघन किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन, क्योंकि टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच में काफी वाद विवाद बढ़ गया था और वो उनको जब निकाल दिया गया तो उसके बाद वो टाटा के कोई वर्कर नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, इसलिए उसके बीच में उनको बातचीत करने का कोई खास ऐसा कोई राइट नहीं है उनकी तरफ से। तो अभी बस हो ये रहा है कि टाटा एक स्टेटमेंट लेके आते हैं जिसमें वो अपनी जो बातें हैं उनको रिफ्रेज करते हैं, फिर साइरस मिस्त्री उनको खंडित करते हैं। तो इस समय जो ये पूरी एक लड़ाई चल रही है, ज्यादा मैं ये बोलना चाहूंगी कि ज्यादा ईगो की लड़ाई हो गई है या फिर पॉइंट रखने की। विपिन जी, निधि बहुत शुक्रिया। सही कह रही हैं आप, रोज बयानबाजी हो रही है, नए नए बयान आ रहे हैं, नए नए
आरोप लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और अब बात करेंगे नोटबंदी की, क्योंकि नोटबंदी के बाद देश भर में सब्जियों का दाम जमीन पर आ गया है और अब दाल की कीमतों में भी गिरावट शुरू हो गई है। थोक में पिछले साल के मुकाबले दाल की कीमत आधी रह गई है। जल्दी खुदरा में भी दाल गलने लगेगी। नोटबंदी ने दाल के जमाखोरों की कमर तोड़ दी है। नई अरहर को बाजार में आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन पुरानी अरहर की कीमत पिछले साल के मुकाबले आधी रह गई है। बम्पर उत्पादन का अनुमान और नकदी की किल्लत से स्टॉकिस्ट माल निकालने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। दिल्ली की थोक मंडी में अरहर का दाम 4,500 रुपए क्विंटल, उड़द 5600 रुपए क्विंटल और मसूर 5100 रुपए क्विंटल के नीचे आ गई है। जानकार मान रहे हैं कि जल्द ही रिटेल में भी दालें सस्ती हो जाएंगी। खरीफ और रबी दोनों में आप देखेंगे तो मेजर जो सोइंग बढ़ी है वो है पल्सेस। ये पल्सेस की ना सिर्फ चना, दूसरे सभी पल्सेस की सोइंग बहुत बढ़ गई है। दालों के प्राइस धीरे धीरे हर आने वाले महीनों में डाउनवर्ड प्रेशर ही देखेंगे और ये जो नेगेटिव मोमेंटम है, डाउनवर्ड मोमेंटम है, वो कंटिन्यू रहेगा। खरीफ के बाद रबी दाल की बुआई में भी शानदार बढ़त हुई है। अब तक बुआई 13% आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में जहां 24% ज्यादा दाल की बुआई हुई है, वहीं राजस्थान में दाल की खेती 40% बढ़ गई है। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी इस महीने के अंत से अरहर की कटाई भी शुरू हो जाएगी। देश में पहली बार करीब 2 करोड़ टन दाल पैदा होने का अनुमान है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी पैदावार बढ़ने से इंपोर्ट सस्ता बैठ रहा है। ऐसे में जनवरी से दाल की महंगाई से छुटकारा मिलना तय है। नीरज राय, मुंबई। और यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद अब खादी के कपड़े बेचेगा रेमंड, देखिए आगे। अगले साल से आप डाकघरों से भी पासपोर्ट बनवा पाएंगे। फॉर्म भरने से लेकर दस्तावेजों के सत्यापन और पासपोर्ट छापने का भी काम होगा। इसके लिए विदेश मंत्रालय ने डाकघरों के साथ साझेदारी की है। शुरुआत में पटियाला, दिल्ली, गाजीपुर, भुज, औरंगाबाद और कोडप्पा के 6 डाकघरों में सर्विस दी जाएगी। ये डाकघर टीसीएस के साथ मिलकर प्रोजेक्ट चलाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर ये साझेदारी सफल होती है तो इसका विस्तार किया जाएगा। नागपुर देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां 100% एथनॉल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें चलाई जाएंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में इन ग्रीन बस सर्विस की शुरुआत की है। किस तरह शहरों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने में ये ग्रीन बस मददगार हो सकती हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े। नागपुर की सड़कों पर दौड़ने जा रही ये बसें कुछ खास हैं। सिर्फ इनका कलर ही ग्रीन नहीं है, इनकी टेक्नोलॉजी भी ग्रीन यानी पर्यावरण के अनुकूल है। स्कानिया कंपनी की ये बसें डीजल से नहीं बल्कि एथेनॉल से चलती हैं और नागपुर महापालिका का दावा है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी 90% तक कम होगा। महापालिका शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के मकसद से ऐसी 55 बसें चलाने जा रही है। हालांकि इस बस का किराया सामान्य बसों से थोड़ा ज्यादा रहेगा। फेयर में सिर्फ एयर कंडीशन बसेस में हमने 1.7 टाइम्स द बेस फेयर जो है, जो डीजल बस का नॉर्मल 8 रुपए का फेयर है, उसके 1.7 टाइम्स सिर्फ एयर कंडीशन बस का फेयर होगा। जो ग्रीन बस जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसका फेयर 14 रुपए बेस रेट होगा, वो भी एयर कंडीशनड है। यूरो 5 टेक्नोलॉजी से बनी इस बस में और भी कई खासियतें हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। सरकार का इरादा अब डीजल पर चलने वाली बसों को भी बायोफ्यूल में कन्वर्ट करने का है ताकि शहरों में ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। मैं इस डिपार्टमेंट का मंत्री हूं, मैं सबको इंकरेज कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पर कार लाओ, इलेक्ट्रिक बस लाओ, बायोडीजल यूज करो, इथेनॉल यूज करो, बायो सीएनजी यूज करो, मिथेनॉल यूज करो, ताकि अल्टरनेटिव फ्यूल 7 लाख करोड़ का हमारा इम्पोर्ट है। अगर इसमें से 3 लाख करोड़ भी हम बचाते हैं और वो किसानों के पास जाते हैं तो देश में कम से कम 50 लाख युवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार निर्माण होगा। आज प्रदूषण से देश के कई छोटे बड़े शहर जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर नागपुर में शुरू हुई ग्रीन बस योजना कामयाब होती है तो ये देश के तमाम शहरों के लिए रोल मॉडल बन सकता है। रौनक कुकड़े, नागपुर। पीटर इंग्लैंड के बाद अब रेमंड भी खादी के कपड़े तैयार करेगी और बेचेगी। खादी की ब्रांडिंग से किसको कितना फायदा हो सकता है, ये बता रही है हमारी संवाददाता निधि राय। खादी बाय रेमंड मतलब खादी इंडिया का कपड़ा और रेमंड की डिजाइनिंग और फिनिशिंग।
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और रेमंड की साझेदारी में तैयार होने वाले कपड़े खादी भारत और रेमंड की दुकानों में मिलेंगे। इस करार से रेमंड कपड़े की एक नई रेंज दे पाएगी तो खादी की ब्रांडिंग होगी और 2,10,000 बुनकरों और स्पिनरों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है टू टेक मेक खादी फॉर फैशन, सो वी विल ड्रामेटिकली अपग्रेड उसका जो फैशन कोशेंट है वो करके उनके स्टोर से और हमारे स्टोर से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके कस्टमर्स को ऑफर किया जाएगा। सो अरेंजमेंट है टू प्रोक्योर खादी, एड रेमंड वैल्यू एंड देन री ऑफर इट बैक थ्रू देयर आउटलेट्स या हमारे स्टोर्स के कस्टमर को वापस दिया जाएगा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पीटर इंग्लैंड के साथ भी करार किया है और अरविंद फैशन ब्रांड्स के साथ भी बात चल रही है। हमारा एक्चुअली टारगेट इस साल का 1500 करोड़ का हमारा खादी का टर्नओवर होता है और हमें 2-3 साल में हमें ये 5000 करोड़ तक ले जाना है। हमारा यही रहेगा कि हम जितनी भी हमारी इनसे जो बढ़ेगी प्रीमियम प्रोडक्ट्स बढ़ेगी वो हम 5000 तक ले पाएं स्ट्रैटेजिक टाई अप से दूसरे कंपनीज के साथ भी। देश की आजादी से लेकर फैशन फैब्रिक तक खादी ने लंबा सफर तय किया है, लेकिन गांव घर के हैंडलूम से निकलकर ब्रांड स्टोर तक का सफर एक नए अध्याय को जन्म दे सकता है। निधि राय, मुंबई। ओला लेकर आएगा आपके दरवाजे पर कैश। येस बैंक ने मोबाइल माइक्रो एटीएम के लिए ओला से साझेदारी की है। इसके तहत लोग माइक्रो एटीएम में डेबिट कार्ड स्वाइप कर 2,000 रुपए तक निकाल पाएंगे। ये सर्विस देश भर के 10 शहरों में 30 जगहों पर शुरू की जाएगी। इसमें मुंबई, दिल्ली, मंगलुरु, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, चंडीगढ़, अहमदाबाद, हैदराबाद और जयपुर शामिल है। और आवाज एट 9 में आज इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।